औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, आज की बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। दैट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस टॉपिक स्टूडेंट्स। हमारे पास सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि 1911 में एक न्यूजीलैंड बोर्न साइंटिस्ट है Lord Ernest Rutherford. He was a very intellectualist. He was a very genius scientist. Nobel Prize winner. और नोबेल प्राइज के साथ साथ बल्कि आप ये कह लीजिए कि ना सिर्फ इन्होंने नोबेल प्राइज हासिल किया कि इनके 4 स्टूडेंट्स ने भी नोबेल प्राइज हासिल किया होगा कि इतने ज़्यादा माहिर और जो है वो एक जीनियस साइंटिस्ट थे। तो इसी तरह स्टूडेंट्स इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसके नतीजा में हमें न्यूक्लियस जो है उसकी डिस्कवरी हुई। न्यूक्लियस को हमने डिस्कवर जो है वो पता चला कि न्यूक्लियस एटम में पाया जाता है। तो स्टूडेंट बात ये है कि हमारे पास ये डिस्कवरी किस तरह से की गई, उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट जो है वो किया गया, वो आपके सामने मौजूद है। स्टूडेंट हमारे पास ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट का सोर्स है जिसको लेड चैम्बर के अंदर हमने इनक्लोज किया हुआ है। ये रेडियम भी हो सकता है और पोलोनियम भी हो सकता है। और स्टूडेंट पोलोनियम अगर हम लेते हैं तो ये आपके सामने पोलोनियम डिसइंटीग्रेट होता है और इससे अल्फा पार्टिकल एमिट होते हैं। यानी कि स्टूडेंट हमारे पास ये आप कह लीजिए इट इज अ सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल व्हिच एमिट्स अल्फा पार्टिकल्स एंड दीस अल्फा पार्टिकल्स आर डायरेक्टेड ऑनटू अ गोल्ड फॉयल। यानी इन अल्फा पार्टिकल को हमने गोल्ड फॉयल पर फॉल करवाया और इस गोल्ड फॉयल की जो थिकनेस थी दैट वाज वेरी वेरी माइन्यूट, दैट वाज 0.00004 सेंटीमीटर। उसका मतलब स्टूडेंट एक बड़ी बारीक वर्क जिसे हम कह देते हैं वो हमने गोल्ड फॉयल का लिया। इसलिए गोल्ड मेडल हम लिटरेचर स्टडी करें तो पता चलता है कि अवेलेबिलिटी उसकी थी, आसानी से इजीली अवेलेबल थी और इसलिए उसने इसको इस मेटल को चूज किया। फिर स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ये जो आपको ग्रीन कलर की कर्व नजर आ रही है ये असल में जिंक सल्फेट की प्लेट है। जिंक सल्फेट की बनी प्लेट है और इसको हम स्क्रीन भी कहते हैं। ये स्क्रीन यूज हो रही है डिटेक्शन के तौर पर, डिटेक्टर के तौर पर। यानी कि जहां इस स्क्रीन की स्पेशलिटी क्या है कि जहां पर कोई पार्टिकल टकराएगा जाकर वहां से ये लुमिनेंस फ्लोरेसेंस शो करना शुरू कर देगी। तो इसका मतलब है बहुत सारे पार्टिकल्स आए, पास हुए और अनडिफ्लेक्टेड इसी पॉइंट पर आकर टकराते रहे। कुछ पार्टिकल उसने देखे कि इधर डिफ्लेक्ट हुए, उन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज की, कुछ बेंड भी हुए। तो यकीनन ये एक्सपेरिमेंट था जो इसने परफॉर्म किया और किसके लिए, फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। तो स्टूडेंट्स अब हम इसके डिफरेंट कॉन्सिक्वेंस बना लेते हैं इस लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और ये इंटरेस्टिंग होगा। इसके बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास कॉन्सिक्वेंस हैं। पहले जो उसने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया उसको हम ये दोनों डायग्राम हम लाजमी बनाएंगे। अब देखिए हमारे पास क्या है, अल्फा पार्टिकल्स कहां से एमिट किए, फ्रॉम द रेडियम और द पोलोनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एंड दे आर डायरेक्टेड ऑनटू द गोल्ड फॉयल। और इन अल्फा पार्टिकल को फॉल करवाया कहां पे, इस गोल्ड फॉयल पे, जिसकी थिकनेस कितनी है स्टूडेंट्स, 0.0004 सेंटीमीटर। फिर क्या देखते हैं हम कि जिंक सल्फेट, ये जिंक सल्फेट की स्क्रीन जो है स्टूडेंट्स हमने ली और ये क्यों ली, ताकि हम डिटेक्ट कर सकें ये एक्ट कर रही है। आपके सामने मैंने लिखा है दिस स्क्रीन इज एक्टिंग एज अ डिटेक्टर। तो ये स्क्रीन डिटेक्टर के तौर पर स्टूडेंट्स एक्ट कर रही है। इसका मतलब दो बातें हैं कि हमने अल्फा पार्टिकल दिए, उनको गोल्ड की फॉयल पर 0.0004 सेंटीमीटर थिकनेस पर डिटेक्ट करवाया, फॉल करवाया। बहुत सारे पार्टिकल हमने देखा कि पास हो गए अनडिफ्लेक्टेड, कुछ पार्टिकल बेंड हो गए। तो ये जिंक स्क्रीन पर आके वो टकराए तो हमें पता चला कि कौन से पार्टिकल, यानी कि अब सपोज मतलब मैं कहता हूं ये पार्टिकल जा रहा है, ये पार्टिकल जा रहा है, जैसे सपोज ये पार्टिकल आपके सामने, ये पार्टिकल एक जा रहा है, ये स्क्रीन है। तो क्या होगा, जहां से ये पार्टिकल टकराएगा, यानी हमें पता है कि यहां से ये पार्टिकल हमने थ्रो किया है, अगर ये यहां ही टकराता है इसका मतलब है फिर ये पास से अनडिफ्लेक्टेड। लेकिन स्टूडेंट अगर ये पार्टिकल हमने यहां से इसे फॉल करवाया है, लेकिन अगर ये यहां पर आके कोलाइड कर जाता है या अगर ये यहां पर आके कोलाइड कर जाए, इसका मतलब हमें पता चल जाएगा कि इसने अपना पाथ चेंज किया या ये रिफ्लेक्ट बैक भी हो सकता है। तो इसका मतलब इससे हमें आइडिया हुआ कि जो पार्टिकल्स हैं, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स वर पास्ड अनडिफ्लेक्टेड बट द सम पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड एट द फेयरली लार्ज एंगल्स एंड सम वर रिफ्लेक्टेड बैक। तो चलिए अब ये हमारा पहला पॉइंट हो गया स्टूडेंट। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, ऑब्जर्वेशन। यानी जो उसने एक्सपेरिमेंट किया
उसमें क्या क्या चीजें हमें हासिल हुई, उससे क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की। तो ऑब्जर्वेशन में मोस्ट ऑफ द पार्टिकल वेंट थ्रू फॉयल अनडिफ्लेक्टेड, यानी बहुत सारे जो पार्टिकल थे वो उसने देखा कि वो अनडिफ्लेक्टेड चले गए। फिर सम वर डिफ्लेक्टेड एट फेयरली लार्ज एंगल्स, फिर उसने देखा कुछ पार्टिकल्स अबाउट वन पार्टिकल फ्रॉम 8000 पार्टिकल व्हिच ही थ्रोन ऑन द फॉयल वर पास्ड अनडिफ्लेक्टेड, वन पार्टिकल वाज डिफ्लेक्टेड, वन पार्टिकल चेंज्ड इट्स पाथ, सो इट्स मीन दैट some, and the third point is that some were deflected backward। तो इसका मतलब है तीन चीजें यहाँ पे हमने देखी कि कुछ पार्टिकल्स तो बहुत सारे, most of the particle passed undeflected, some were reflected at fairly large angles and some were bent back। These were the three conclusions which were made by the Rutherford। It means the Rutherford made three conclusions in its experiment, and he said that you have three type of observation which he has observed, that one type of the particle which were passed undeflected, other were reflected and some were deflected at backward। तो फिर उसने conclusion क्या दी स्टूडेंट्स, he proposed that rebounding particle must have collided with the central positive charge particle, और उस positive charge particle को यकीनन उसने न्यूक्लियस का नाम दिया। और फिर स्टूडेंट्स most of the particle pass undeflected, therefore the maximum portion of nucleus is empty। तो इसका मतलब स्टूडेंट जरा तवज्जो कीजिएगा, इसने दो काम किए, इसने न्यूक्लियस को दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक न्यूक्लियर और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। इसने स्टूडेंट्स ये कहा कि जो न्यूक्लियस के अंदर चीजें दो हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसको उसने नाम दिया न्यूक्लियॉन्स का, और इसने कहा कि जो एटम का ज्यादातर मैस है वो न्यूक्लियर पार्ट में, न्यूक्लियर रीजन में होता है, जबकि जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन है उसमें एटम का जो मैस है वो बहुत कम होता है, बड़ा थोड़ा मैस होता है। तो ये इसकी तीसरी कंक्लूजन थी। इसका मतलब है स्टूडेंट्स हमारे पास जो है इसने तीन बातें कंक्लूड की कि जो पार्टिकल रिबाउंड होके आया है वो किसी पॉजिटिव चार्ज से टकरा के वापस आया है, वरना वो वापस उसने नहीं आना था। क्योंकि ज्यादातर पार्टिकल पास हो गए हैं इसलिए एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली है। और फिर इसने न्यूक्लियस को दो पोर्शन में डिवाइड किया, one was the nuclear portion and other was the extranuclear portion, and he said that the most of the mass of the nucleus is present in the nuclear portion, while the extranuclear portion is you can say it is very small mass, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसने न्यूक्लियॉन्स कहा, और न्यूक्लियॉन्स के गिर्द क्या है, इलेक्ट्रॉन, वो शायद वो न्यूक्लियॉन का हिस्सा नहीं है। तो ये स्टूडेंट ऑब्जर्वेशन होगी, और फिर क्या होगी, कंक्लूजन। कितनी कंक्लूजन है, कंक्लूजन तीन है। ये सेंट्रल पॉजिटिव चार्ज से टकराया है, ज्यादातर हिस्सा खाली है, एटम न्यूक्लियस को दो पोर्शन में डिवाइड किया, न्यूक्लियर और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में। और फिर इसके बाद स्टूडेंट हम आ जाते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, कि रदरफोर्ड मॉडल ने जो कंक्लूजन की, ऑब्जर्वेशन की, उसके बाद उसने अपनी थ्योरी में जैसे पोस्टुलेट, यानी कि जब कोई एक्सपेरिमेंट कर ले तो वो अपने पोस्टुलेट देता, अपने नुकात बयान करता है। तो इसने क्या क्या बातें की, उसने कहा एटम कंसिस्ट पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस पर्टिकुलरली होल मास ऑफ द एटम, यानी उसने कहा कि बात ये है कि एटम के सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, उसको उसने न्यूक्लियस का नाम दिया। और उसने कहा कि एटम का ज्यादातर मैस, सारा का सारा मैस उसी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, एटम के बाकी जो हिस्सा है वो खाली है, उसमें उसका मैस बहुत कम है, ना होने के बराबर है। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, और फिर उसने कहा कि भाई बात ये है कि इस एटम के अंदर न्यूक्लियस के गिर्द क्या रिवॉल्व कर रहा है स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस के गिर्द हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं शेल्स के अंदर। तो ये स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द शेल्स। और उसने ये बात की कि जितने किसी एटम में प्रोटॉन होते हैं, उसने कहा इलेक्ट्रॉन की तादाद प्रोटॉन की तादाद के इक्वल है, जो रिवॉल्व कर रहे हैं। कहां पे स्टूडेंट रिवॉल्व कर रहे हैं, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये स्टूडेंट हमारा सेकंड पोस्टुलेट था। अब हम आगे, इसका मतलब दो पोस्टुलेट हो गए, कौन कौन से, पहला एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल कॉल्ड न्यूक्लियस, दूसरा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस having equal number of or the number of electron is equal to the number of proton। तो चलिए हम अब नेक्स्ट चलते हैं। ये जो थर्ड पोस्टुलेट जो स्टूडेंट हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन के भी अंदर भी आ सकता है, कि ही प्रपोज्ड प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एन एटम। आप जरा माइंड में रखिए बेटे, प्लैनेटरी मॉडल का क्या मतलब है बेटे, जैसे कि सोलर सिस्टम है हमारे पास, उसने कहा कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो जो हमारे पास वो अराउंड द अर्थ रिवॉल्व करते हैं, जो है वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते रहते हैं। इसी तरह उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो
वो भी आप देख रहे हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये क्या कर रहा है, इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो इसने एक प्लेनेटरी मॉडल दिया जस्ट लाइक द सोलर सिस्टम, एंड ही सेड दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एंड कंटिन्यूअसली रेडिएट एनर्जी। रेडिएट का मतलब है ये लगातार बाकायदगी से एनर्जी को अमिट करते रहते, रेडिएट करते रहते, एनर्जी रिलीज करते रहते हैं। तो दैट इज थर्ड पोस्टुलेट। इसका मतलब है स्टूडेंट्स हमारे पास 3 पोस्टुलेट्स हैं। बड़ी सिंपल सी बात, कौन कौन से, कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है। दूसरा, न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं और इलेक्ट्रॉन की तादाद प्रोटॉन की तादाद के बराबर होती है। और तीसरा कि एटम एक प्लेनेटरी मॉडल है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एंड कंटिन्यूअसली रेडिएट एनर्जी। ये बड़े 3 पोस्टुलेट्स हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये हमारे बोर्ड में बड़ी दफा आ चुका है, ये इंडिविजुअल पॉइंट। और ये स्टूडेंट क्या है, डिफेक्ट्स, कि इस रदरफोर्ड मॉडल को क्यों एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्या वजह थी कि ये रदरफोर्ड मॉडल फ्लॉप हुआ, इसको वजह क्या थी कि हमने इसके अंदर डिफरेंट डिफेक्ट्स जो है वो, हालांकि न्यूक्लियस की डिस्कवरी इसने की लेकिन जो एटम का मॉडल इसने दिया उससे साइंटिस्ट को इख्तलाफ था। और किन बातों पर क्यों इख्तलाफ था वो देखिए स्टूडेंट। बात ये है कि दिस मॉडल वाज बेस्ड ऑन ग्रेविटेशनल लॉ, यानी कि इसने ग्रेविटी के मुताबिक इस लॉ को तश्कील दिया। लेकिन बेटे ग्रेविटेशनल लॉ जो है वो चार्ज पार्टिकल के लिए नहीं होता। ग्रेविटेशनल लॉ इज ओनली फॉर द न्यूट्रल पार्टिकल्स, यानी कि अगर आप सन और प्लैनेट्स की बात भी करें, अर्थ की बात भी करें, तो ये न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, मतलब वो सोलर सिस्टम से इसको तशबीह दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है वो चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो बेटे पहला पॉइंट ये है कि ही सजेस्टेड द ग्रेविटेशनल लॉ फॉर हिज मॉडल, बट एक्चुअली ग्रेविटेशनल लॉ इज नॉट फॉलोड बाय द चार्ज पार्टिकल्स। तो पहला डिफेक्ट इसमें ये है। दूसरा स्टूडेंट्स बड़ा ही अहम डिफेक्ट जो आपने माइंड में रखना है, इसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली एनर्जी रेडिएट करता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां पर इसकी एनर्जी कुछ और है, यहां पर आया इसने एनर्जी और रिलीज की, एनर्जी कम हो गई, यहां पर आया और एनर्जी रिलीज हो गई, यहां पर आया और हो गई। यानी कि इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन हर वक्त एनर्जी रिलीज करता रहता है और इवेंचुअली उसकी एनर्जी जब 0 होती है तो वो न्यूक्लियस में फॉल कर जाता है। तो जब न्यूक्लियस में फॉल करेगा न्यूक्लियस तो कोलैप्स हो जाएगा। इसका मतलब है स्टूडेंट्स ये जो बड़ा एक बहुत बड़ा डिफेक्ट ये था इसके एटॉमिक मॉडल में कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली जब रेडिएट एनर्जी करेगा तो वो तो कोलैप्स कर देगा, वो तो एटम फिर स्टेबल नहीं रहेगा। एक वक्त आएगा जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 होगी तो वो तो फिर, इसका मतलब है प्लैनेट्स में भी ऐसा नहीं होता, हर जो जमीन के गिर्द चीजें अपने ही ऑर्बिट के अंदर रोटेट कर रही, अपने ही ऑर्बिट में घूम रही हूं। लेकिन यहां पर इसने कहा कि कोई डेफिनेट ऑर्बिट कोई नहीं है, वो रेडिएट एनर्जी करता रहेगा और जैसे जैसे रेडिएट करता जाएगा एट द एंड वो न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा। तो ये वजह बनी कि एक दूसरी एक बड़ा अहम जो डिफेक्ट जो साइंटिस्ट ने इसमें जो है वो फाइंड आउट किया। फिर तीसरा और इंपॉर्टेंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिफेक्ट उसको देखिए, वो क्या है स्टूडेंट्स कि इफ एटम एमिट्स एनर्जी का, यानी कि जैसे ये कह रहा है कि एनर्जी कंटीन्यूअसली एमिट होती है तो फिर कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए। कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम से मुराद कि जैसे रेनबो नहीं होती स्टूडेंट्स, वो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम है कि एक रंग दूसरे रंग के अंदर मर्ज होता है, कोई उनमें लाइन नहीं होती, कोई बाउंड्री नहीं होती। लेकिन एटम का जब स्पेक्ट्रम स्टडी किया गया तो वो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं था। क्या था वो लाइन स्पेक्ट्रम था। वो क्या होता है कि एक कलर है, फिर उसमें गैप है, फिर कलर है, फिर एक लाइन आ गई, गैप आ गया, फिर कलर है, फिर गैप आ गया। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स हमारे पास यहां पर जो है वो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, इसने कहा कि इट विल शो द कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम और अकॉर्डिंग टू हिज कंसेप्ट continuous spectrum should be obtained because he said that electron continuously radiate energy, but when the spectrum was observed that spectrum was not the continuous spectrum, that spectrum was line spectrum. So students, these are the defects you have observed, postulates, conclusion, observation and its experiment। इसके साथ हमारा ये आज का बड़ा ही एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।